सर्कल्स का और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में एक्चुअली प्रूफ करने के लिए बोला गया है दो इक्वल सर्कल्स हैं। तो दो इक्वल सर्कल्स मतलब दोनों सर्कल्स के रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे, सरकमफरेंस भी सेम होगा। ठीक है, तो अभी ये ऐसे होगा। ठीक है, तो अभी यू कैन से कि ये दोनों सर्कल्स जो हैं इक्वल्स हैं। और अभी देखता हूँ कि ये स्ट्रेट है या नहीं। ये वाला स्ट्रेट नहीं है तो इसको हम स्ट्रेट करके ऐसे करेंगे। ठीक है, हो गया। तो अभी हमारा तो ये काम हो गया। अच्छा, तो सो नाउ वी विल कंप्लीट द डायग्राम। स्ट्रेटन, ओके। फिर इसको यहाँ से ज्वाइन किया, फिर इसको यहाँ से ज्वाइन किया, सॉरी फिर इसको यहाँ से ज्वाइन किया, अरे यार, फिर इसको यहाँ से ज्वाइन किया, हो गया। सॉरी, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अभी लेवलिंग का टाइम है। ये है ए, ये है पी, ये है बी, ये है डी, ये है सी, ये है क्यू। अभी क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। इससे पहले कि क्वेश्चन को समझते हैं क्या है, क्या प्रूफ करने के लिए बोला है वो जान लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये दो सर्कल्स हैं। अच्छा, इनका सेंटर पॉइंट भी तो लिखना है ना। अच्छा, ये लिख देता हूँ। यहाँ पर है इसका सेंटर ओ और इसका सेंटर है ओ डैश। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में बोला गया है कि ये और ये सर्कल्स इक्वल हैं। इक्वल मतलब रेडियस सेम है। और उन दोनों ट्राइंगल्स उन दोनों इक्वल सर्कल्स ने पी और क्यू पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। तो अभी अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पास कराते हैं पी से, तो वो दोनों सर्कल्स को, एक सर्कल को वो पॉइंट ए में मीट करेगा और एक सर्कल को वो पॉइंट बी में मीट करेगा। तो हमें प्रूफ करने के लिए बोला है कि क्यू बी जो है वो क्यू ए के साथ इक्वल है। ठीक है, तो अभी जो क्यू बी है और क्यू ए है वो दोनों कॉर्ड्स हैं। सर्कल, इस वाले सर्कल का कॉर्ड है क्यू बी और इस वाले सर्कल का कॉर्ड कौन सा है, क्यू ए। सिमिलरली दोनों सर्कल्स के रेडियस सेम है। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि इक्वल सर्कल्स हैं। तो अभी आंसर लिखते हैं। लेट सर्कल ओ, circle of center O and radius R, and circle with center O dash and radius same R be two equal circles. तो मान लेते हैं सर्कल जिसका रेडियस O है और जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, और दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर O डैश है और रेडियस R ही है क्योंकि सेम है। मान लेते हैं वो दोनों मतलब इक्वल सर्कल्स हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों सर्कल्स इक्वल हैं। मान लेते नहीं, क्वेश्चन में गिवन है। हमें ये क्या माना कि ये वाला सर्कल जिसका सेंटर आर है, सेंटर ओ है और रेडियस है आर, और दूसरा है सेंटर ओ डैश लेकिन रेडियस सेम है आर। ठीक है, अभी तो यहाँ पर क्लियरली लिखो, सर्कल ओ कॉमा आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल ओ डैश कॉमा आर। कॉन्ग्रुएंट क्यों हुआ? बिकॉज दोनों सर्कल्स इक्वल है, मतलब क्या, रेडियस सेम है। और हमें क्या पता है कि अगर रेडियस सेम है तो दोनों सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होता है। हमने पहले ही बताया था, पहले डिस्कस किया था बहुत पहले इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस सर्कल्स का सीरीज़। तो क्लियरली ये सर्कल और ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी सिंस, अच्छा अभी हम क्या करेंगे कि जॉइंड पी क्यू,
जॉइंड पी क्यू, पी क्यू को हमने जॉइन कर दिया। तो जॉइन करने के बाद क्या करेंगे कि सिंस, अभी लिखो सिंस पी क्यू इज द कॉमन कॉर्ड और इज ए कॉमन कॉर्ड ऑफ टू congruent circles, सो जो पी क्यू है वो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का कॉमन कॉर्ड है। कॉमन कॉर्ड मतलब क्या कि दोनों सर्कल्स में ही ये कॉर्ड है। देखो इस वाले सर्कल में भी ये कॉर्ड है, ठीक है, ये वाला कॉर्ड है, इस सर्कल में भी है, और इस वाले सर्कल में भी ये वाला कॉर्ड है, मतलब दोनों ही सर्कल्स में ये बराबर है, मतलब कॉमन ही। तो क्योंकि पी क्यू एक कॉमन कॉर्ड है दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के, तो देयरफॉर आर्क, अच्छा इसको ऐसे लिखता हूँ, देयरफॉर आर्क पी सी क्यू इज इक्वल टू आर्क पी डी क्यू। तो इसका रीज़न हम लिखेंगे, इफ़ टू chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are equal। तो रीज़न है ये कि अगर दो कॉर्ड्स किसी भी सर्कल्स के दो कॉर्ड्स अगर इक्वल होते हैं या फिर एक ही सर्कल के दो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, तो जो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो इट इम्प्लाइज पी सी, अच्छा, एंगल क्यू ए पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी पी। ये कहाँ से आया, इसका भी रीज़न है कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैव द सेम डिग्री इन मेजर। उसका रीज़न है कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स जो हैं उनके डिग्री जो है सेम डिग्री होते हैं इन मेजर। मतलब अगर मान लेते हैं ये एक आर्क है, ये भी एक आर्क है, ये सेंटर ओ है, तो इसे ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस। तो ए बी जो आर्क है, वो जो इतना एंगल बनाएगा, ठीक है, सेंटर के साथ, ठीक है, और दूसरा सर्कल लेते हैं, सपोज सर्कल है ओ डैश, इसका ये है और एक कॉर्ड सी डी कॉर्ड, तो ये रेडियस। तो लेकिन अभी क्या है हमारे केस में, इस वाले क्वेश्चन में, कि दोनों सर्कल से इक्वल है, मतलब क्या कॉर्ड भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सर्कल से इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर रेडियस क्या है, सेम है, तो यहाँ पर भी रेडियस सेम है, कॉर्ड भी सेम है। तो जो ये आर्क है वो भी क्या करेगा, सेंटर के साथ सेम एंगल फॉर्म करेगा, बिकॉज जो दोनों सर्कल से वो लोग इक्वल हैं। तो ये वाला जो है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैव द सेम डिग्री इन मेजर, ये वाला हमने बहुत पहले डिस्कस किया था। मैं अभी निकालता हूँ इसको, आर एस अग्रवाल का, अच्छा आर एस निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। कहाँ गया ये, सेमी सर्कल के ऊपर, हाँ ये वाला देखो, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स क्या लिखा है, टू आर्क्स ए बी
and CD of a circle are said to be congruent if they have the same degree measures. ठीक है, तो अगर दो आर्क्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं किसी सर्कल के तो वो उनका जो डिग्री है वो सेम होगा. ठीक है, दो आर्क्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है इसीलिए जो एंगल होगा वो भी सेम होगा. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमने देख लिया होगा अपने यहाँ पर, ये एक्चुअली यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होगा, हमने इक्वल लिख लिया यहाँ पर. एक्चुअली यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, एक्चुअली मैंने गलत लिखा यहाँ पर. करस्पॉन्डिंग आर्क्स जो होते हैं ना वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल नहीं होते, कॉन्ग्रुएंट होता है. ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. ठीक है, अब जाके हमारा मैच हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि बहुत सारे थ्योरम से तो भूल जाता हूँ कभी कभी. ठीक है, तो अभी अगर किसी भी सर्कल का दो कॉर्ड्स अगर इक्वल होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर किसी भी सर्कल का दो कॉर्ड्स इक्वल होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो आर्क्स हैं, तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला आर्क है, सॉरी इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला आर्क है, ये जो पी क्यू कॉर्ड है इससे करस्पॉन्डिंग कौन सा आर्क है, पी सी क्यू. और ये कौन सा वाला सर्कल का है, ये सर्कल है ये वाला सर्कल का. और अगर मैं इस सर्कल का बात करूँ तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा है, पी डी क्यू. ठीक है, और हमें क्या पता है कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स का क्या होता है, सेम डिग्री मेजर होता है. मतलब जितना एंगल का सेम डिग्री होता है. सपोज इस एंगल का वैल्यू है एक्स तो इसका भी एक्स होगा. ओके, इसके बाद अभी लिखो डज इन ट्राइंगल क्यू ए बी. अभी ट्राइंगल्स में क्या क्या है हमारे पास, एंगल क्यू ए पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी पी. ठीक है, एंगल क्यू ए पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी पी. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी. अब ये कैसे आया, अब बोलोगे ये यहाँ पर कोई भी थ्योरम यूज़ नहीं हुआ सर्कल्स का, ये हमारा कॉमन सेंस है. ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये दो एंगल सेम है. ठीक है, तो हमें एक थ्योरम पता है जो सर्कल्स में नहीं है और एक क्वाड्रिलेटर्स में है कि ऑपोजिट अगर ए वाला एंगल सेम है, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल सेम है तो इनके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल. मतलब रीज़न होगा यहाँ पर इक्वल sides opposite to equal angles are equal, sides opposite to equal angles are equal. ठीक है, मतलब अगर हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, ये वाला एंगल बेस मतलब कोई भी दो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, अगर ये दो साइड इक्वल होता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है. मतलब क्या, ऑपोजिट्स. अच्छा, इस वाले एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला, तो ये इक्वल. और इस वाले साइड का ऑपोजिट है ये वाला एंगल, ये इक्वल होता है. ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है तो इस वाले साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, और इस वाले साइड का ऑपोजिट एंगल ये वाला इक्वल होगा. ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जैसा होता है सेम यहाँ पर भी है. ठीक है, हमने बहुत बार यूज़ किया है ये वाला थ्योरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में बोलते हैं. कभी कभी ये वाले ऐसे लिखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आता है. ठीक है, आइसोसेलेस लिखेंगे तो कभी कभी ना ब्रेन में ये ख्याल ना मतलब आ भी सकता है ना भी आ सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसमें डायग्राम बना लेते हैं. ये कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, फिर ये सेंटर ओ, ये कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड सी डी और ये है डायामीटर. दिस इज़ डायामीटर. एंड बाकी का तो आपको पता ही है, कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है. ठीक है,
अभी क्वेश्चन में क्या है कि प्रूफ करने के लिए बोला है अगर एक सर्कल का डायमीटर अगर दोनों ही कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड्स है वो पैरेलल है। सिंपल है। देखो, अच्छा बॉस, ये डायमीटर का नाम है POQ डायमीटर, ठीक है। और जहाँ पर कट किया है वो है L और ये है M, ठीक है। तो बाइसेक्ट किया मतलब क्या, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। ओके, नाउ लिखो AB एंड CD are two chords of a circle with center O. ठीक है। diameter POQ bisects them at point L and M, ठीक है। अभी then AL is equal to LB, ठीक है, बाइसेक्ट किया है। एंड CM इज इक्वल टू MD, ठीक है। हमें क्या पता है कि अगर सेंटर से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर तो वो क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। मतलब कैसा होना चाहिए, लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए कॉर्ड के ऊपर, तभी जाके बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डायमीटर ने उनको बाइसेक्ट किया है, मतलब ऑब्वियसली डायमीटर जो है वो मतलब कॉर्ड के ऊपर क्या है, 90 डिग्रीज फॉर्म करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल कितना होगा, ऑब्वियस 90 डिग्री होना पड़ेगा, तभी जाके ये बाइसेक्ट होगा, नहीं तो बाइसेक्ट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सर्कल्स थ्योरम। तो इसमें हम लिखेंगे, सो देन इतना, देयरफॉर OL, अच्छा, देयरफॉर इसको ऐसे लिखो, POQ इज परपेंडिकुलर टू AB, POQ is perpendicular to AB and POQ is also perpendicular to CD, ठीक है। अभी POQ को अगर हम ऐसे लिखें, सिर्फ OM लिखें, तभी एक ही बात है, क्योंकि देखो POQ में OM जो पार्ट है वो है, तो POQ के अंदर ही OM जो है वो पार्ट है, तो हम OM को भी लिख सकते हैं कि OM भी इसके परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। और यहाँ से हम लिख सकते हैं OL, सॉरी OM नहीं होगा, यहाँ पर OL होगा और OM होगा परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। अभी रीज़न क्या है, रीज़न लिखो, रीज़न इज द लाइन, रुको मैं इसका अच्छे से डेफिनेशन देख लेता हूँ कैसा लिखा है। हाँ लिखो, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। मतलब जो थ्योरम था ना कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द chord बाइसेक्ट्स द chord, इसका उल्टा है कि इसमें समझाएगा कि जो लाइन को हम ड्रॉ करेंगे सेंटर से, सर्कल के सेंटर से एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, वो ऑब्वियसली कॉर्ड के साथ परपेंडिकुलर एंगल बनाना ज़रूरी है उसका, नहीं तो बाइसेक्ट नहीं होगा कॉर्ड। ओके, तो ये हो गया। तो अभी देखो यहाँ से लिखो देयरफॉर, लिख सकते हो हैंस, 'hence' 'एंगल OMD
इज इक्वल टू एंगल ओ एम डी मतलब ये 90 डिग्री और ओ एल बी ये भी 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ओ एल डी विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, अभी देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो नाउ एंगल ओ एम डी प्लस एंगल ओ एल डी ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, which is equal to 180 degrees, but these are co-interior angles and whose sum is 180 degrees. So therefore AB पैरेलल टू CD। अभी देखो इसमें क्या हुआ कि जब हमने इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस किया तो हमें 180 मिला। और ये कब होता है, आपको कोई आइडिया है कब इंटीरियर एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं दो लाइंस के तो वो 180 डिग्री कब आता है? ऑब्वियसली सिंपल से लॉजिक है कि जब दो लाइन पैरेलल्स होते हैं तब। तो देखो अगर ये दोनों एंगल्स को प्लस करने के बाद 180 आता है तो इसका मतलब क्या हो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। कैसे पैरेलल है? क्योंकि हमें क्या बताया कि को इंटीरियर एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं, को इंटीरियर एंगल्स मतलब ये एंगल और इस वाला एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो 180 डिग्रीज आना पड़ता है। तो हमारा यहाँ पर 180 डिग्रीज आया, मतलब क्या, ऑब्वियसली ये दोनों लाइन पैरेलल्स है। अगर पैरेलल नहीं होते तो क्या 180 डिग्री आता? नहीं आता, सिंपल सा लॉजिक है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, तो ये प्रूफ हो गया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्रीज, तो एंगल ओ एम डी इज इक्वल टू एंगल ओ एल ए, एंगल ओ एल ए मतलब ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं? जब दो लाइन पैरेलल होता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है आप कैसे करोगे, इट्स अपॉन योर चॉइस। या फिर आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपकी मर्जी हो। तो देखो ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये वाला भी 90 डिग्रीज होगा, ठीक है। तो अभी लिख सकते हो कि एंगल ओ एम डी इज इक्वल टू एंगल बी एल पी, एंगल बी एल पी। और ये क्या है? बट these आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होते हैं? जब दो लाइन पैरेलल्स होते हैं, बस ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, और कब सेम होते हैं? जब दो लाइन पैरेलल्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज ओके, गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। दिस इज द डायग्राम। तो डायग्राम को हमने ड्रॉ कर लिया है। तो एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर टू सर्कल्स विथ सेंटर एट ए। तो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है ए और छोटे वाले सर्कल का सेंटर है बी, ठीक है। तो इनको एक ज्वाइन किया गया है। ज्वाइन करने के बाद पहले वाले बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्रीज बाइसेक्टर मीट्स द बिगर सर्कल इन पी। बड़े वाले सर्कल को पी में मीट करता है और क्यू में भी मीट करता है। तो हमें ये प्रूफ फाइंड करने के लिए बोला है कि रेडियस क्या है सर्कल का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला तो 90 डिग्रीज और ये वाला पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा। हम क्या करेंगे? जॉइंड करेंगे AP को, जॉइंड AP, इसको और इसको हमने जॉइन कर दिया, ठीक है। जॉइन करने के बाद
और एक चीज़ करेंगे कि ए बी को एक्सटेंड कर देंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, सी तक। इसके बाद अब क्या करेंगे कि जॉइंट ए पी एंड प्रोड्यूस्ड ए बी टू मीट द बिगर सर्कल, बड़े वाले सर्कल को मीट करने के लिए हमने इसको एक्सटेंड किया, प्रोड्यूस किया ए बी को कितना तक, सी तक, ओके। इसके बाद नाउ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को देखो, ए बी को हम लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए सी से, पूरे ए सी से अगर हम बी सी को माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ए बी। तो हम लिखेंगे ए सी माइनस बी सी, ओके। इसके बाद ए सी क्या है, ए सी है बड़े वाले सर्कल का रेडियस, तो मैं साइड में लिख देता हूँ, ए सी इज इक्वल टू रेडियस बिगर सर्कल विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और बी सी जो है वो भी रेडियस है किसका, छोटे वाले सर्कल का, जो कि है 3 सेंटीमीटर्स। तो ए सी है 5, बी सी है 3, माइनस करेंगे तो 2 सेंटीमीटर्स, ओके। ए बी है 2 सेंटीमीटर, अभी ए बी है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखो सिंस L is the midpoint of AB, L is the midpoint of AB, therefore AL के साथ LB इक्वल होगा, और वो लोग किसके साथ इक्वल होंगे, हाफ ऑफ AB, AB का हाफ के साथ इक्वल होगा, AB का हाफ मतलब क्या, हाफ ऑफ 2 दैट इज़ 1 सेंटीमीटर्स, ओके। तो AL और LB का लेंथ कितना है, हाफ, तो इसका लेंथ हो गया 1, आई मीन हाफ नहीं है 1। और AP क्या है, AP भी रेडियस है बड़े बड़े सर्कल का, ठीक है। तो इसमें लिखो इज इक्वल टू AP, ये है सेंटर, ये बड़े बड़े सर्कल से ज्वाइन किया, तो ये भी एक रेडियस है, तो ये कितना है 5, ठीक है। अभी ये एक्चुअली क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है पी क्यू, रेडियस नहीं, मैंने गलत बोला, पी क्यू को फाइंड करने के लिए बोला, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल का नाम है APL, इन ट्राइंगल APL, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर, ठीक है। AP है रेडियस 5 स्क्वायर, AL का वैल्यू है 1 होल स्क्वायर प्लस PL का वैल्यू नहीं पता, PL इज इक्वल टू होल स्क्वायर, 25 माइनस 1 इज इक्वल टू PL स्क्वायर, 24 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू PL, तो 24 का स्क्वायर रूट होता है 2√6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अभी देखो परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, तो ये वाला एंगल परपेंडिकुलर है, और ये सेंटर से पी क्यू जो है वो कॉर्ड है, क्योंकि पी क्यू क्या कर रहा है, एक कॉर्ड है, कैसे कॉर्ड है, क्योंकि ये सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, तो बड़े बड़े सर्कल का कॉर्ड क्या है, पी क्यू।
तो पी क्यू के ऊपर ये 90 डिग्रीज है, सेंटर से 90 डिग्रीज, मतलब क्या पी क्यू बाइसेक्ट हो जाएगा। तो लिखो पी क्यू इज इक्वल टू कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। ओके, सिंस AL is perpendicular to PQ, therefore PL is equal to LQ, PL is equal to LQ। रीज़न क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, पता है आपको, और नहीं लिख रहा। तो नाउ अभी हम पी क्यू को क्या लिख सकते हैं? पी क्यू को लिख सकते हैं PL प्लस LQ, ठीक है। और PL प्लस LQ का वैल्यू कितना मिला हमें? PL का वैल्यू कितना है? 2√6। तो PL इज इक्वल टू वॉट? LQ, तो दोनों का वैल्यू 2√6, तो 2√6 प्लस 2√6 इट विल बी 4√6 सेंटीमीटर्स। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डायग्राम आप देख सकते हो कैसा है। तो प्रूफ करने के लिए बोला है कि एंगल, अच्छा, x इज इक्वल टू 3y, ये प्रूफ करना है। सिंपल है, क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। BC इज इक्वल टू OB गिवन है, गिवन BC इज इक्वल टू OB। BC कौन सा है? BC है ये, OB है ये, ओके। इससे इसके बाद क्या है? CO इज जॉइनर प्रोड्यूस इफ एंगल, ओके गॉट इट। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, मतलब क्या? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो देयर फॉर एंगल BCO इज इक्वल टू एंगल BOC व्हिच इज इक्वल टू y डिग्रीज। एंड आंसर क्या है, मतलब रीज़न क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। तो ये वाला एंगल भी क्या बन गया? y डिग्रीज। अभी ये वाला एंगल कितना होगा पता है आपको? ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल होगा 2y। क्या रीज़न है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे, तो इन ट्राइंगल, अच्छा ट्राइंगल लिखने की ज़रूरत नहीं एक्चुअली, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल BCO प्लस एंगल BOC which is equal to y degrees plus y degrees which is equal to 2y। रीज़न में लिखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 2y हो गया। इसके बाद OA जो है वो रेडियस है, OB भी रेडियस है, ठीक है। तो ये और ये साइड इक्वल हो गया, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियाई, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, अच्छा देयर लिखने की जरूरत नहीं है। तो देयर फॉर इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये इस वाले ट्राइंगल में ये साइड इक्वल है, मतलब क्या? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा ऑब्वियसली। तो एंगल OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA विच इज़ इक्वल टू 2y। रीज़न क्या है? रीज़न सेम है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं एक्चुअली। हो गया, ठीक है। ये है इसका रीज़न। तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया? 2y डिग्रीज। नाउ
अभी हम अगर हम इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ये वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में इस वाले एंगल का वैल्यू क्या होगा पता है आपको? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। वाई? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल ओ ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू AOD इज इक्वल टू एंगल OAC प्लस एंगल ACO। AOD का वैल्यू कितना है? x डिग्रीज, क्वेश्चन में गिवन है। OAC का कितना है? 2y डिग्रीज। और ACO का कितना है? y डिग्रीज। तो प्लस करो, तो यहाँ से x डिग्रीज इज इक्वल टू 3y डिग्रीज। अभी डिग्री और डिग्री कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में बचा क्या? देयरफॉर x is equal to 3y, hence proved। ओके, हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसे रिकैप करवा देता हूँ। देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। हमें क्या पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस के एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये जो होगा, इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू भी सेम होगा। हो गया। इसके बाद इस वाले ट्राइंगल में नज़र रखते हुए अगर इस वाले साइड को हम एक्सटेंड करते हैं, हमने क्या किया? इस वाले ट्राइंगल में नज़र रखते हुए CB साइड को एक्सटेंड किया ऐसे करके, तो क्या बन गया? एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ये वाला साइड और इस वाले साइड एंगल को प्लस करते हैं तो ये वाला वैल्यू सेम होता है इसके साथ। तो ये बन गया 2y। इसके बाद हमें क्या पता है? ये एक सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये वाला रेडियस, या ओ ए भी रेडियस, OB भी रेडियस, मतलब क्या? दोनों इक्वल। ठीक है, इक्वल मतलब क्या? इस वाले ट्राइंगल में फिर से दो साइड इक्वल है, मतलब क्या? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, इक्वल हो गया। इसके बाद हम लास्ट में क्या किया कि बड़े वाले ट्राइंगल में नज़र दिया हमने। बड़े वाले ट्राइंगल में नज़र देने के बाद भी बड़े वाले ट्राइंगल में देने के बाद हमें मिला कि अगर हम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिलेगा। क्या रीज़न है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और यहाँ से हमें प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कोई डाउट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये वाला क्वेश्चन आई होप कि ये वाला वीडियो में कवर नहीं होगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर क्वेश्चन नंबर 17 एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।